हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार। 2-4 दिन हो चुके हैं वीडियो आए हुए। एक्चुअली मेरा थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अभी, तो भैया डॉक्टर ने सलाह दी थी कि ज़्यादा बोलना नहीं है। तो ऑफलाइन में 6-7 घंटे क्लास लेने के बाद इधर बिल्कुल हालत ख़त्म थी। ऑल्दो आज अपन यूनिट नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, विच इज़ योर सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दिस यूनिट, देयर आर 2-3 अनाउंसमेंट्स दैट आई वांट टू मेक। फर्स्ट अनाउंसमेंट इज, जो बच्चे टेस्ट सीरीज में हैं उन लोगों के लिए, तुम्हारा फर्स्ट मॉक टेस्ट 1 जून को अपलोड हो रहा है, तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना। दूसरी चीज, 2014 से लेकर 2018 तक के जो यूनिट वाइज टेस्ट है वो कल लाइव हो जाएंगे। मतलब जब ये तुम वीडियो देख रहे होंगे सुबह 7 बजे कल ये आएगा, और कल मतलब 31 मई को वो लाइव हो जाएंगे। तीसरी बात जो है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आंसर्स वगैरह लगे हुए हैं और एक्सप्लेनेशन में साथ साथ में मैं उसको रेक्टिफाई करता जा रहा हूँ। तो मेन चीज़ अभी उसको ढंग से काम करना, अच्छे से उन टेस्ट को देना। और बाकी मॉक टेस्ट में पूरा कंप्लीटली आपका सेटअप रहेगा, उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों जैसे अपन यूजुअली 100 जो क्वेश्चन रहते हैं उसी तरीके से उसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 4। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इंटरेस्टिंग यूनिट एज वेल एंड अ बिट ऑफ ट्रिकी एज वेल। जो क्लासिकल जूलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए, या क्लासिकल बायोलॉजी से जो बच्चे हैं, बॉटनी या जूलॉजी के बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है इम्यूनो स्पेसिफिकली। तो बात करते हैं आज क्या है। तो पहले हम 3 साल के पेपर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बोलने के लिए मना किया गया है मुझे, यहाँ पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है। 2019 से शुरू करते हुए 2000 आपका 21 तक के पेपर्स अपन आज वाले वीडियो में देखेंगे। तो कल जो वीडियो आएगा उसमें तुमको अगला क्या मिल जाएगा, 2022 के और 2023 के, मतलब 4 जो शिफ्ट के पेपर होंगे 23 के और 2 शिफ्ट के पेपर होंगे 22 के। ठीक है, सो परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट। सो वी आर स्टार्टिंग विद जून 2019, और जैसा कि तुमको ऑलरेडी पता ही है क्या हम क्या फॉर्मेट यूज करते हैं। तो जून 2019 सेक्शन बी, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट टॉक्स अबाउट, राइट। Which one of the following best describe death upon detachment? Death upon detachment, इसको क्या कहेंगे? So ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में एक बेसमेंट लेयर समझ लो इसको, या बेसमेंट मेम्ब्रेन समझ लो, या बेसल लैमिना समझ लो, जो भी इसको समझना चाहें वो समझ सकते हैं हम। बेसल लैमिना, इसके ऊपर आपका ये सेल जुड़ा हुआ है, यूजुअली एपिथेलियल सेल अपन इस तरीके से बात करते हैं। अब ये एपिथेलियल सेल्स किसी कारण से डिटैच हो जाते हैं यहाँ से, डिटैच मतलब हट जाते हैं यहाँ से। तो डिटैच होने की वजह से इनकी डेथ हो जाना, इस फिनोमिना को आप क्या कहते हो? तो इसको हम बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ मान सकते हैं, और ये प्रोग्राम सेल डेथ को कहा जाता है एनोइक किस। ठीक है, इट इज एनोइक किस। एनोइक किस का सीधा मतलब क्या है? द इंडक्शन ऑफ डेथ व्हेन द एंकरेज डिपेंडेंट सेल डेथ, इसको ऐसे बोल सकते हो, एंकरेज डिपेंडेंट सेल डेथ। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपका यहाँ पे एंकरेज खत्म होगा। क्यों एंकरेज को खत्म होगा? क्योंकि लेमिन या आपके बेसल लेमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन से जैसे सेल हटी, उसके अंदर डेथ हो गया। इसको एंकरेज डिपेंडेंट बोल सकते हो आप, या सेल, ये क्वेश्चन आ सकता है आगे इसलिए इसको लिखवा दे रहा हूँ, सेल एंकरेज डिपेंडेंट डेथ। ठीक है, नेक्रोपोटिक क्या होता है? नेक्रोप्टोसिस कुछ भी नहीं है। नेक्रोप्टोसिस जो है आपका, ये भी एक तरह का प्रोग्राम सेल डेथ अरेंजमेंट है, बट इसके अंदर इस तरह का डिटैचमेंट वाली बात अपन नहीं करते हैं। एक्स्ट्रावेजेशन की अगर अपन बात करते हैं, एक्स्ट्रावेजेशन क्या होता है? जैसे आपका ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स में से फ्लूइड का या सेल का बाहर निकलना, टिश्यूज में जाना, दैट इज योर एक्स्ट्रावेजेशन। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यूबीसी जो होती है वो इन्फेक्शन फाइट करने के लिए एक्स्ट्रावेजेशन कर लेती है ना। और मेटास्टेसिस ऑलरेडी तुम ये बात जानते ही हो कि कैंसर डेवलपमेंट के दौरान जो आपकी ट्यूमर सेल्स होती है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करने लग जाए प्राइमरी ट्यूमर से, फिर वो सेकेंडरी ट्यूमर्स डेवलप करने लगे, तो आप उसको मेटास्टेसिस कहते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following does not belong to human antimicrobial protein and peptides at epithelial surface forming part of innate immunity? कौन सा वाला ऐसा है जो innate immunity का पार्ट नहीं बनाता है? तो लेक्टोफेरिन बिल्कुल डेफिनेटली, ये तो हम डिटेल में पढ़ते हैं कि लेक्टोफेरिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनेट इम्यूनिटी। डिफेंसिन यहाँ किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बाकी आपको एक डिफेंस का मैकेनिज्म देते हैं। और काल प्रोटेक्टिन एग्जैक्टली, ये तीनों ही प्रोटीन्स जो हैं, अगर तुमने कभी भी बेसिक इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है और उसके बेसिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, तो ये तीनों नाम तुमने सुने होंगे। और अगर इन तीनों का नाम नहीं भी सुना है तो साइटोस्केलेटन में विमेंटिन का नाम सुना ही होगा। सो विमेंटिन जो है ये एक तरह का इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और ये आपका क्या करता है? इंटीग्रिटी देने के लिए काम करता है सेल को, और अदर देन ये आपका कोई भी इनेट इम्यूनिटी का पार्टिसिपेंट नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, डायरेक्टली। नेक्स्ट क्या है? In a type 1 hypersensitivity mediated asthmatic response,
Which one of the following is thought to contribute significantly to the prolonged bronchospasm एंड बिल्ट अप म्यूकस सीन इज एजमेटिक्स? ठीक है, तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि आपका बेसिकली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा गया है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी मीडिएटेड एजमेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एजमेटिक रिस्पॉन्स आता है ये आपका आता है ल्यूकोट्राइंस की वजह से। ल्यूकोट्राइंस जो होते हैं ये हिस्टामिन टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये हिस्टामिन से बहुत ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होते हैं, दे आर मोर पोटेंट, और इसी वजह से इनके जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड दैट्स वाई जो एजमेटिक पेशेंट्स होते हैं या जिनको एजमा होता है उस केस में क्या होता है कि हिस्टामिन नहीं काम करता है, वहाँ पे क्या काम करता है, ल्यूकोट्राइंस काम करते हैं। और अगर हम यहाँ पे ल्यूकोट्राइंस की बात करें तो ये किससे बनते हैं आपकी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये किससे बनते हैं, इसका प्रीकर्सर क्या है, ल्यूकोट्राइंस आर मेड अप ऑफ व्हाट? ठीक है, और ये लिपिड क्लास में अपन यूजुअली पढ़ते हैं, स्पेशलाइज्ड लिपिड्स में आइकोसिनोइड्स क्लास में हम इसके बारे में बात करते हैं। ये आसपास की कुछ बात हो गई। बाकी जो तरह का थ्रोम्बोक्सिन ये भी इसी से रिलेटेड होता है, बट ये इसका यहाँ पे काम नहीं है एस्मेटिक रिएक्शंस में। टीजीएफ बीटा ये ऑब्वियसली आपका अलग फैक्टर के बारे में बात कर रहा है, और कॉन्ड्रोइटिन ये कार्टिलेज में रिलेटेड है, यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। Which one of the following agent cause relaxation of mesenglial cells? mesenglial cells के बारे में बात हो रही है, तो mesenglial cells की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या करती है आपकी mesenglial cells कहाँ मिलती है, पहले तो ये सोचना पड़ेगा, तो ये मिलती है आपकी किडनी में, है ना, किडनी में यहाँ पे डेवलपमेंट होता है mesenglial cells का। और बेसिकली किडनी में भी कहाँ पे, किडनी में ग्लोमेरुलस का बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं कि वहाँ पे इसका मेनली रेगुलेशन है ग्लोमेरुलस में। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप रिलैक्सेशन कराना चाहते हो मेसेंजियल सेल्स का, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इट वाज नॉट दैट इजी वन, बट इसका सीधा सीधा आंसर कुछ रिसर्च पेपर में ये प्रूव हुआ है कि डोपामिन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ मेसेंजियल सेल्स। बाकी ये जो तीनों है जैसे हिस्टामिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, नोरेपेनेफ्रिन, ये तीनों क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेसेंजियल नहीं, कॉन्ट्रैक्शन की अगर अपन बात करें तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है कौन, ये तीनों, बाकी हिस्टामिन, थ्रोम्बोक्सिन और नॉरपेनेफ्रिन, वाइल डोपामिन जो है वो रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये छोटा सा बात अपने को ध्यान रखना है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड था, इट वाज अ टफ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं है ये, तो ज्यादा परेशान नहीं होना, ऐसा नहीं कर यार ये सवाल बन ही नहीं रहा, इट्स टोटली फाइन। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं यूनिट 4 में, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं डोपामिन से रिलैक्सेशन, तो हम ग्लोमेरुलस को रिलैक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जीएफआर बढ़ा सकें। जीएफआर, जीएफआर का मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या फिल्ट्रेट रेट, इसका मतलब क्या होता है ये तुम मेरे को कमेंट में बताओ, इसका मतलब क्या होता है जीएफआर का। ठीक है, साथ साथ में रिवाइज भी करते रहना भैया, एक्टिव रिकॉल पे, है ना, ब्लर्टिंग करते रहो, मतलब सोचते रहो आंसर करते रहो, सोचते रहो आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient comes to a hospital complaining of vomiting and diarrhea. ठीक है, the doctor suggested that the patient take glucose and electrolyte solution orally. वोमिटिंग हो रही है और डायरिया हो रहा है, लू लग गई है भैया इसको, हाँ फिर क्या बोल रहा है वो, a doctor suggested that the patient take glucose and electrolyte solution orally, दोनों को मुंह से साथ में लेने को बोल रहा है वो। Which one of the following membrane protein is likely to be involved in rehydrating the patient? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनिमल फिजियो में भी जा सकता है क्वेश्चन, ये सेल बायो में भी जा सकता है क्वेश्चन, और यहाँ पे भी आ सकता है इम्यूनो से रिलेट करके। तो हमारे पास जो इंटेस्टाइनल एपिथेलिया होती है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है और अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब आई थिंक 2022 में इस तरह का कोई क्वेश्चन हो रहा था सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, रिहाइड्रेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे जो रिहाइड्रेशन के रिस्पॉन्सिबल है वो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, और सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये एसग्लट-1 जो होता है आपका, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इस काम के लिए, और एसग्लट-1 जो होता है ये क्या, सोडियम और ग्लूकोज को इंटेस्टाइन ल्यूमेन से फट से एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिम्पोर्टर्स होते हैं ये। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर रेगुलेटर, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इंसुलिन रिसेप्टर प्रोटीन, ये भी कोई लेना देना नहीं है। सुक्रेज, आइसोमाल्टेज प्रोटीन, तीनों का ही कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट इससे रिहाइड्रेशन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one of the following correct sequence which one is the correct sequence of event that takes place during phototransaction when light falls onto the retina? तो यहाँ पे बेसिकली हमको विजुअल सिग्नलिंग के बारे में बात की गई है, और विजुअल सिग्नलिंग में हम जो बात करते हैं हम वो जीटी के बारे में बात करते हैं, जी ट्रांसड्यूसिन के बारे में, जिसमें रोडोप्सिन जो है वो हमारा इन्वॉल्व हो जाता है एज अ जीपीसीआर, और जो ट्रांसड्यूसिन होता है वो क्या होता है आपका जी प्रोटीन होता है, जो आगे जाके पूरा का पूरा आपका सेटअप करवाता है लाइट सेंसिंग और रिकवरी और उसके बेसिस पे
इंटेंसिटी ऑफ लाइट को समझ पाना और वो सारी चीजें कर पाता है। तो यहाँ पे क्या है भैया, देख लो जरा। पहली चीज बोल रहे कि क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल्स। क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल तो बहुत बाद में होगा, पहले आपका वहाँ पे सिग्नल आना तो चाहिए, अभी तो लाइट आई है, फिर ये तो हो नहीं सर रहा, ऐसे डायरेक्टली थोड़ी हो जाएगा। क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल्स। डिक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूटामेट। डिक्रीज रिलीज ऑफ ग्लूटामेट बहुत लेट होता है, शुरू में नहीं होता है। ऑब्वियसली इसके लिए पूरी सिग्नलिंग अपने को पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बट बेसिक सिग्नलिंग है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलो तो मैं बना के बता देता हूँ, चलो तुमको यहीं पे बना देता हूँ मैं। देखो, ये हमारा फोटो रिसेप्टिव सेल्स हो गए। फोटो रिसेप्टिव सेल में हमारे पास में क्या हो गया, GPCR, है ना, मैं डबल नहीं बना रहा हूँ उसको। ये GPCR हो गया। इस GPCR का नाम क्या है, रोडोप्सिन है। रोडोप्सिन। इससे रिलेटेड एक जी प्रोटीन है, उस जी प्रोटीन का नाम है ट्रांसड्यूसिन। क्या है, ट्रांसड्यूसिन है। GT जिसको अपन बोलते हैं, जी ट्रांसड्यूसिन। जी ट्रांसड्यूसिन के बाद में बेसिकली हमारे पास में क्या है, अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो जी ट्रांसड्यूसिन करता क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, जरा फोर्थ ऑप्शन पे ध्यान दो। साइक्लिक जीएमपी का लेवल गिराना है, तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल कैसे गिराओगे आप। तो यहाँ पे बेसिकली साइक्लिक जीएमपी का लेवल गिराने के लिए हमको चाहिए होता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज। साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज करता क्या है सर, तो ये क्या करता है, ये आपका साइक्लिक जीएमपी को लेता है और साइक्लिक जीएमपी को काय में कन्वर्ट कर देता है, ये जीएमपी, है ना। जीएम बचपन में पढ़ा होगा तुमने, आई मीन प्रेपरेशन में पढ़ा होगा। तो साइक्लिक जीएमपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू जीएमपी। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो कौन सा है, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज। तो ये जो जीटी है, जीटी बेसिकली यहाँ पे जो जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन है, फिर आगे जाके क्या करते हैं आपके इस तरह के डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग चलाते हैं और बेसिकली उसमें से एक सिग्नलिंग में साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज को एक्टिवेट कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जीएमपी का लेवल मतलब साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो जाता है, तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम चैनल्स होते हैं जिनको हम कैटायन चैनल्स बोल रहे हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं साइक्लिक जीएमपी गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं। तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम होगा क्योंकि जीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा ये पीडी के चालू होने की वजह से, और इस वजह से आपका सोडियम जो होगा उससे चैनल क्लोज हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम लास्ट वाला देखें तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल सबसे पहले कम हुआ। साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिन, डिक्रीजेस रिलीज ऑफ ग्लूटामेट, यहाँ से ग्लूटामेट का रिलीज कम हो जाएगा। रोडोप्सिन का चेंज और नहीं, एक मिनट, यहाँ कुछ तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंज इन रोडोप्सिन एक्टिवेशन ये वाला होगा। सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, डी नहीं है, डी गलत है, सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, स्ट्रक्चरल चेंज इन द रोडोप्सिन सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज होगा 11 ऑल ट्रांस और 11 सिस कंडीशन, अगर आपको याद आ रहा हो तो ऑल ट्रांस का कंडीशन, ट्रांसड्यूसिन का एक्टिवेशन होगा, इंट्रासेलुलर साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम होगा, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे जैसा कि यहाँ पे बताया आपने को, और इस वजह से आपके ग्लूटामेट का रिलीज कम होगा, किससे, आपके रोड सेल से। आई मीन बायपोलर न्यूरॉन होती है ना, बचपन में पढ़ा होगा ये भी चीज कि बायपोलर न्यूरॉन होती है यहाँ पे। तो बायपोलर न्यूरॉन जो होगी वो क्या होगा, फिर उस वजह से ग्लूटामेट का रिलीज कम करेगी, और उस वजह से हमको समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अल्टीमेटली लाइट जो है वो फॉल कर रही है रेटिना के ऊपर, ठीक है, मतलब वी कैन सेंस द लाइट बेसिकली। नेक्स्ट, which one of the following influenza A virus subtype caused severe avian flu and was responsible for disease outbreak in the year 1997 in Hong Kong? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, H5N1 सीधा सीधा आंसर है इसका। H5 का मतलब यहाँ पे H का मतलब होता है कुछ हीमोग्लूटिनिन, और N का मतलब मुझे आप बताओगे। H का मैंने बता दिया हीमोग्लूटिनिन, इसका मुझे कमेंट करके बताओ N का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर C, और पहला सवाल क्या है। In an experiment, the student has infected mammalian host cell with cytoplasmic RNA virus. ठीक है, mammalian host cell को cytoplasmic RNA virus से infect करवा दिया, ठीक है। The virus growth was monitored by measuring the intracellular viral RNA at different time intervals. हाँ तो ठीक है, उसका RNA को measure करते जाओ, अगर वो grow करता जा रहा है मतलब बढ़ता जा रहा है तो growth हो रही है उसकी। It was observed that the viral RNA titer progressively went down with time. धीरे धीरे करके वो कम होता गया, पर्टिकुलरली 12 आवर्स पोस्ट इन्फेक्शन, 12 घंटे के बाद देखा गया तो अचानक से बहुत कम होता गया। क्यों हो रहा है ऐसा, इसके बारे में पूछा गया है आपसे। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है और फिर नीचे पूछा गया करेक्ट कौन सा है। ए बोला है उन्होंने कि एक हम मान के चल रहे हैं, क्या बोला है, द वायरस इन्फेक्शन ट्रिगर्ड अप रेगुलेशन ऑफ mRNAs that might have down regulated the host factor critical for viral RNA replication। ये बिल्कुल हो सकता है कि वायरस के इन्फेक्शन से आपकी जो होस्ट है उसने एक नया अपना अप रेगुलेशन किया mRNA का,
माइक्रो आरएनए का, और उसकी वजह से उसने क्या किया, वायरल आरएनए के रेप्लिकेशन को रोका, मतलब वायरस को रेप्लिकेट नहीं होने दिया। ये पहली बात बोली उसने। दूसरी क्या बोली है, अभी देखेंगे नीचे क्या है। द वायरस माइट एनकोड mRNAs दैट रेगुलेट इट्स ओन रेप्लिकेशन। ये भी हो सकता है कि वायरस को अभी लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है ज्यादा रेप्लिकेशन करने का, तो उसने खुद का mRNA बना के अपने आप को इनिबिट करवा लिया। फिर वन ऑफ द वायरल प्रोटीन इनहिबिट्स रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल आरएनए टू रिस्ट्रिक्ट रैपिड प्रोलिफरेशन। ये भी सही बात है कि भैया अब बी अगर आप सही बोल रहे हो तो सी भी आप सही बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है कि कोई वायरल प्रोटीन होगा। यहाँ पे हमने mRNA बोला, यहाँ पे हमने वायरल प्रोटीन बोला, लेकिन वर्किंग तो एक ही है ना, क्या कि हम उसको रैपिडली प्रोलिफरेट नहीं करना चाह रहे, अब स्थिति सही नहीं है कि हम लाइटिक चलाएं। लास्ट क्या बोला है, वायरल आरएनए गोज टू न्यूक्लियस विद सम विद टाइम एंड डज नॉट डिटेक्टेबल इन द साइटोप्लाज्म 12 आवर्स पोस्ट इन्फेक्शन। जब आपने यहाँ पे बोल दिया है कि जो वायरस है वो साइटोप्लाज्मिक आरएनए वायरस है, तो फिर आप उसको न्यूक्लियस में क्यों भेज रहे हो? ये तो कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा देखो ध्यान से क्या सवाल में क्या लिखा है। बोला है कि साइटोप्लाज्मिक आरएनए, तो फिर न्यूक्लियस में हो जाएगा, और न्यूक्लियस में जाएगा तो डी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। डी एलिमिनेट हो गया तो ये तीनों ऑप्शन खत्म हो गए, ये वाले। हरी बात समझ में, तो आंसर क्या हो गया, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको क्या कहना चाह रहा है ये। There are number of specific T cell surface molecules involved in various function of adaptive immune response। हम जानते हैं बात कि काफी अलग अलग तरह के हमारे पास में क्या होता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। यहाँ पे हमको कॉलम एक्स दे दिया गया है, कॉलम वाई दे दिया गया है, इधर हमारे टी सेल के रिसेप्टर्स लिख दिए गए हैं या सरफेस मॉलिक्यूल लिख दिया गया है, और इससे रिलेटेड उनका कुछ पॉसिबल फंक्शन लिख दिया गया है। और आपसे पूछा है कि कौन सा वाला जो है वो किसके साथ सही बैठ रहा है, सीधा सीधा सवाल है। पहला बोला है टीसीआर, तो टीसीआर के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो टीसीआर में अगर हम बोले तो टीसीआर binds to CD40 on B cell and APCs and trigger activation of APCs and activation differentiation of B cell। टी सेल रिसेप्टर ऐसे थोड़ी करता है, ये तो मतलब टीसीआर किसके बारे में बात कर रहे हो आप, टीएच टीसी कुछ बताया ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बाइंड्स टू एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल एंड रिस्ट्रिक्ट टी साइटोटॉक्सिक सेल्स टू रिकॉग्नाइज। नहीं, ऐसा तो क्लास 1 से जोड़ता है तो ऐसा थोड़ी होता है, नहीं गलत है बिल्कुल भी, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्ट्रिक्ट टी सेल्स रिकॉग्निशन तो करवाता है वो। रिकॉग्नाइज पेप्टाइड प्रेजेंटेड ऑन एमएचसी 1, तो ये तो पूरा काम ही उल्टा लिख दिया आपने, जबकि रिस्ट्रिक्ट थोड़ी करता है, वो तो देखता है ना एमएचसी 1। फिर क्या बोला है, बाइंड्स टू B712 और CD8086 ऑन बी सेल्स एंड एपीसीज व्हिच ट्रिगर टी सेल एक्टिवेशन। तो टी सेल रिसेप्टर जो है वो इस तरीके से बाइंड करता है क्या स्पेसिफिकली CD86 से, नहीं ऐसा भी नहीं होता। तो फिर है क्या, कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा एंड बीटा एंड सम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। ये बात तो शायद सही लग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने ध्यान दिया हो तो टीसीआर में क्या होता है, टीसीआर में आपकी 2 चेन्स होती है, एक आपकी होती है अल्फा और एक होती है बीटा, और इस तरीके से आपके अरेंजमेंट्स बनते हैं, तो टीसीआर जो हो गया वो फोर्थ के साथ गया। अब अगर जो टीसीआर 4 के साथ जा रहा है तो टीसीआर 4 के साथ कहाँ जा रहा है, ए में तो नहीं जा रहा, तो ए एलिमिनेट, बी में सी में जा रहा है, सी भी एलिमिनेट, बचा क्या बी और डी, क्योंकि इसमें 4 पे जा रहा है। अब बी जो है CD28 ओनली, तो CD28 जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, या CD8 के बारे में पता होना चाहिए। तो CD8 यूजुअली अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। CD8 क्या है आपका, सी का 2 है, तो ये सी का 2 लगा दिया, क्यों, एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी सी का 2 है, यहाँ पे भी सी का 2 है, तो या तो डी पता होना चाहिए था या बी पता होना चाहिए था, वरना ए और सी से तो नहीं बन रहा है। तो CD28 की अगर अपन बात करते हैं तो CD28 जो है आपका, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद CD8086, इस तरीके की वर्किंग में ये मदद करती है, और टी सेल का एक्टिवेशन में मदद करती है CD28 आपका। और CD8 जो है वो तो तुमको पता ही है कि टीसी सेल्स के साथ में काम करते हुए सारा सेटअप करवाता है MHC1 का। और लास्ट में बचा CD54, जिसको हम CD40 भी बोल सकते हैं, इट इज CD40 या CD54 किसके साथ चला जाता है, मतलब बाइंड करता हुआ CD40 के साथ चला जाता है, और इसके बेसिस पे आपको पूरा बीसीएल का डिफरेंशिएशन और एक्टिवेशन होता है। बस बाकी तो तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर ही सकते। अगला आगे बढ़ते हैं भैया। राइट नाउ हर अनदर क्वेश्चन, जस्ट अ मोमेंट, पानी वानी पीते फिर आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ अगला सवाल क्या है भैया, ये अच्छा सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन नहीं है ये। यूनिट 4 में मैंने एक चीज नोटिस करी है, मुझे इतना टाइम भी क्यों लगा प्रिपेयर करने में, क्योंकि हर एक सवाल टफ है, मतलब ऐसे आसान डायरेक्टली नहीं बोल सकते। कि मैंने कुछ वीडियोस भी देखे कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन है बाकी जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों का, तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो उसको डायरेक्टली ऐसे निकाल लेते हैं, कि बस बोल देते हैं कि देखो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसमें ये होगा, और बस बात खत्म हो जाती है। तो उस तरीके से क्या है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है ना।
समझते हैं क्या है सवाल के अंदर। चलो भैया, दो हमको कॉलम दे रखे हैं, कॉलम एक्स कॉलम वाई, और बाकी उसके बारे में हमको बोल दिया है कि वो कुछ आपके फंक्शनल कैरेक्टर्स दे दिए, आपको उसको मिलाना है। ठीक है, तो पहला क्या दे रखा है, ए सियालो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर दिया हुआ है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर दिया हुआ है, और स्टेरॉइड रिसेप्टर दिया हुआ है। स्टेरॉइड रिसेप्टर जो होगा वो क्या होगा आपका, इंटरसेलुलर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपका मेम्ब्रेन तो क्रॉस कर सकते हैं स्टेरॉइड, तो ये होगा इंटरसेलुलर। पहली चीज तो ध्यान रखनी है। और इंटरसेलुलर कहाँ कहाँ पे है, देखो ये रहा, सिर्फ ये एक से सवाल बन रहा है अपना। तो सी का वन कहाँ है, देखो जरा, सी का वन दो जगह पे है, सी का वन एक तो बी में है और एक सी में है ना। तो बी बी और सी में से कोई ऑप्शन हो सकता है, तो दो तो एलिमिनेट कर दिया, 50-50 तक तो पहुंच गया अपन सिर्फ एक वर्ड से, इंटरसेलुलर होगा। अब क्या बचा अपने पास में, ए सियालोग्लाइकोप्रोटीन बचा है, और आपका क्या बचा है, ट्रांसफेरिन बचा है। ट्रांसफेरिन क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसफेरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन अपटेक। आयरन अपटेक के बारे में अगर अपन देखें तो इसमें ट्रांसफेरिन में क्या होता है, ट्रांसफेरिन में बेसिकली आपका जो आयरन आके जब जुड़ता है ट्रांसफेरिन से, तो वो पूरा एंडोसाइटोसिस हो जाता है। एंडोसाइटोसिस होने के बाद में उसमें से क्या करते हैं हम लोग, उसको आयरन को बाहर निकाल लेते हैं और वापस रिसेप्टर को पहुंचा देते हैं, कहाँ पे, अल्टीमेटली अपने किधर, वापस मेम्ब्रेन पे, ताकि और आयरन को बुला सके। तो इस तरह की बातें कुछ कर रहे हैं अपन यहाँ पे। दो है हमारे पास में, एसियालोग्लाइकोप्रोटीन और ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन की अगर अपन बात करें, तो पहली चीज तो दोनों ही एक्स्ट्रा सेलुलर है, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे दोनों में एक्स्ट्रा सेलुलर लिखा हुआ है। Now, which upon binding with ligand is subject to endocytosis, receptor ligand complex accumulate in the acidic endosome, deliver the cargo, receptor ligand complex recycle back to the surface and the ligand dissociates. तो यहाँ पे क्या सीन है, बेसिकली जब हम ट्रांसफेरिन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा लिगेंड के साथ ही अंदर एंडोसाइटोसिस होता है, और लिगेंड के साथ ही वापस से बाहर चला जाता है और एक्सोसाइटोसिस हो जाता है उसका, लाइक दिस। तो ये जो पूरी की पूरी बात लिखी है, ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट के बारे में लिखी है। अगर तुमने कभी भी ट्रांसपेरेंट के बारे में पढ़ा हो, तो तुमने बेसिक मैकेनिज्म ये पढ़ा होगा कि लीगेंड को पकड़ते हुए अंदर लेके आता है, प्रोसेसिंग वगैरह कराता है, और वापस लीगेंड को पकड़ के बाहर ले जाता है, कहीं और चिपकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस फिर तो बचा ही नहीं कुछ। सी का क्या हो गया फिर, सी का मतलब ए का क्या थर्ड हो गया। इसमें क्या बोल रहे हैं हम कि एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होगा, जो कि आपका जब लिगेंड से बाइंड करता है तो फिर इसके अंदर एंडोसाइटोसिस होता है, जस्ट लाइक दिस यहाँ तक। फिर रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स और एक्यूमुलेट इन द कर्न एंडोसोम, एंड रिसेप्टर इज बैक टू सेल सरफेस। बैक टू सेल सरफेस ये कीवर्ड था यहाँ पे। तो एसियालोग्लाइकोप्रोटीन जो है, इसका क्या होता है, वापस से सेल सरफेस पे भेज दिया जाता है रिसेप्टर। बाकी इसमें जो रिसेप्टर होता है वो लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है, जो आपका क्या है यहाँ पे, ट्रांसफेरेंट। ठीक है, और एसियालोग्लाइकोप्रोटीन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब बताओ जरा कमेंट में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसियालो। नेक्स्ट अगले पे चलते भैया। During prolonged illumination, rhodopsin is desensitized, which leads to the termination of visual response. ये बात तुमने पढ़ी भी होगी कि जब बहुत लंबे समय तक लाइट बहुत तेज चालू करते हैं, तो rhodopsin जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका डिसेंसिटाइज हो जाता है। कुछ प्रोटीन्स दे रखे हैं कॉलम ए में, उनके इफेक्ट्स दे रखे हैं कॉलम बी में, आपको बताना है कि कौन सा वाला किसके साथ में मैच होगा। सिंपल पॉइंट है। देखो, जहाँ काइनेज लिखा है वहां पे फॉस्फोराइलेशन करना जरूरी होगा। काइनेज कहाँ लिखा है, रोडोप्सिन काइनेज, तो इट फॉस्फोराइलेट्स दी योर रोडोप्सिन काइनेज, तो फॉस्फोराइलेट दी ऑप्शन पार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे बी का वन अगर तुमको इतना सा भी पता है कि काइनेज फॉस्फोराइलेट करता है, तो भी आंसर निकल जाएगा, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अरेस्टिन क्या करेगा, अरेस्टिन जैसे कि यहाँ पे आप देख लोगे, सी का टू, देखने की मेरे को जरूरत नहीं, बट ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इट बाइंड्स टू फॉस्फोराइलेटेड ऑप्शन, और उसके बाद में उसको काम नहीं करने देना। ठीक है, और इसके अलावा फॉस्फेटेज क्या करेंगे, फॉस्फेटेज विल बी डूइंग समथिंग एल्स। व्हाट दे विल डू, दे विल रिवर्स द टर्मिनेशन प्रोसेस, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन से टर्मिनेशन हुआ, रिवर्स करने से टर्मिनेशन नहीं होगा। और फॉस्फोराइलेटेड ऑप्शन की अगर बात करें, तो ये क्या कर रहा है आपका, डिक्रीजेज एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसड्यूसिन, ट्रांसड्यूसिन का एक्टिवेशन कम करवा रहा है। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन, अगले पे चलते हैं। सो डायरेक्ट था क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काइनेज को थोड़ा ध्यान देना पड़ा बस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, दिसंबर 2019, सेक्शन बी, पहला सवाल। सब स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगिया मेड, क्या है भैया, ऑटोफेगिया व्हेन कंटेंट एग्रीगेटेड प्रोटीन। ये बात तो सही है, एग्रीगेटेड प्रोटीन बनने की वजह से जब आई सेल डिजीज ना हो जाए, तो आई सेल डिजीज ना हो जाए, इस वजह से लगातार आपका ऑटोफेगोसोम और ये सारी चीजें बनती रहती है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है और ये होता भी है। ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद एनी ऑर्गेनल, नहीं ऐसे ऑर्गेनल किसी से भी फ्यूज हो जाएगा तो किसी को भी मार देगा, ऐसा नहीं होता है। टारगेटेड ऑर्गेनल को ही वो क्या करते हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से सेटअप करते हैं ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, नहीं, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो ये भी गलत हो गया।
ठीक है, तो बी और थर्ड जो है, मतलब सेकंड और थर्ड जो है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि एनी नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे सिंगल की जगह आपका क्या होना चाहिए था, डबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, दो मेम्ब्रेन। ऑटोफेगोसोम फ्यूज विद लाइसोसोम टू फॉर्म ऑटोफेगोलाइसोसोम। हाँ, ये बात तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम था इसमें? तो क्या हो गया आंसर? 1 and 4। सिंपल क्वेश्चन था तो बहुत ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। In what respect does the genome of slow-acting retrovirus differ from that of transducing viruses? Now, what is the meaning of transducing viruses? Transducing viruses are those viruses which have the tendency to perform transduction. मतलब वो अपना डीएनए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किसी थ्रू भेज सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं और फिर वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि क्या डिफरेंस है एक स्लो एक्टिंग रेट्रोवायरस में और एक ट्रांसड्यूसिंग वायरस में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ध्यान देने वाली क्या है कि जो आपके स्लो एक्टिंग रेट्रोवायरसेस होते हैं, ये आपके सबसे बड़ी इनके अंदर जो दिक्कत होती है, या तो बोल सकते हो कि जो इनका इम्पैक्ट होता है वो इसलिए कम होता है क्योंकि इनके अंदर ऑन्कोजीन जो है वो नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता ऑन्कोजीन? ये स्लो एक्टिंग रेट्रोवायरस के अंदर ऑन्कोजीन नहीं होता है। लेकिन ट्रांसड्यूसिन वायरसेस जो होते हैं इनके ऊपर बढ़िया ऑन्कोजीन होता है, तो अच्छे से ग्रो करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाकी दो ऐसा कुछ इसमें लग नहीं रहा है। ट्रांसड्यूसिंग फास्फेट पर ध्यान रखना था कि भैया इसके अंदर क्या होता है, अल्टीमेटली आपका ऑन्कोजीन एब्सेंट रहता है। और फिर भाई सारी की सारी बातें तो सेम ही है अल्टीमेटली, है ना। इसको नॉन ट्रांसड्यूसिंग आपका ये भी बोल देते हैं ना क्या। अब मेरे को तुमसे एक क्वेश्चन ये है कि आपको स्लो एक्टिंग रेट्रोवायरसेस के दो एग्जांपल बताने हैं कि कौन से दो एग्जांपल है जो स्लो एक्टिंग रेट्रोवायरसेस के अंदर लिख सकते हैं नाम। अगला क्वेश्चन, which one of the following lipid soluble hormone can act interact with the cell surface receptor? ओके, सो लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए हार्मोन, लेकिन वो आपका सेल सरफेस रिसेप्टर से रिएक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो दिख रहे हैं मुझे, पीजीई, ये आपका इस तरीके से सेटअप हो सकता है कि ना, मतलब पीजीई प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो यहाँ पे आपका सेटअप करे। सो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो लिपिड सोल्यूबल अरेंजमेंट तो है, लेकिन यहाँ पे ये आपका हार्मोन नहीं है, ये तीनों हार्मोन है। वहां पे हार्मोन पूछा था और ये हार्मोन नहीं है, तो नॉट हार्मोन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर? कौन सा जीपीसीआर नहीं है? जीपीसीआर कौन सा नहीं है भैया, देखो जरा। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जीपीसीआर नहीं है, अभी अभी पढ़ गया ना। ट्रांसफेरिन तो इस तरीके से रहता है, ये आयन आता है, इसके साथ में पूरा फ्यूज हो जाता है, अंदर से आता है, वापस सारा सेटअप होता है और फिर से वापस इसको रिसाइकल करके ऊपर ही लगा देते हैं अगर काम और ज्यादा पड़ता है तो। एपिनेफ्रिन ऑब्वियसली जी प्रोटीन है, जी ग्लूकागॉन ऑब्वियसली है, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर ये भी जी प्रोटीन है। ये तीनों जी प्रोटीन है, बट ये ट्रांसफेरिन जो है ये जी प्रोटीन नहीं है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेक्शन सी पे बढ़ते हैं भैया, है ना। राइट, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेक्शन सी। क्या है भैया इसमें? पहला क्वेश्चन देख लो। लिस्टेरिया इज अ फूड बॉर्न पैथोजन, बात जानते हैं हमें कि खाने से होता है, दैट कॉजेज माइल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। ठीक है, to move from one host cell to another, it polymerizes actin into a comet tail like structure। ठीक है, मतलब क्या, एक सेल से दूसरे सेल में अगर ये जाना चाहता है तो एक्टिन को इस तरीके से पॉलीमराइज करता है और इसे कॉमेट जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। कॉमेट जैसा नहीं होता है जैसे एक तुमने देखा होगा बहुत सारे स्पेस साईफाई मूवी में कि एक ऐसा पत्थर बहुत तेजी से आ रहा है तो पीछे उसके वो निकल रही है, ये जेट प्लेन उड़ के जाते हैं तो पूरा धुआं धुआं नहीं बन जाता है, वो इस तरीके का कॉमेट जैसा अरेंजमेंट। तो क्या बोल रहे हैं वो कि एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए वो इस तरीके से कॉमेट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और उसके लिए वो क्या करता है, पॉलीमराइज करता है एक्टिन को। ठीक है, आपको बोला गया है कि लिस्टेरिया जो है वो आपका होस्ट सेल के एक्टिन का पॉलीमराइजेशन या असेंबली तो कर सकता है फ्रॉम इट्स रियर एंड एट इट्स रियर एंड, बिकॉज क्यों कर सकता है वैसे रियर एंड में? रियर एंड मतलब ऐसे करके अगर आपका फिलामेंट बना हुआ है तो इस तरह से इसको आगे पॉलीमराइज करके और बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट दिया है, लिस्टेरिया हैज ऑन इट्स सरफेस अ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिव ए, ACTA। ठीक है, एक्ट ए एक बोल रखा है यहाँ पे, और इसके अलावा दूसरा बोल रखा है लिस्टेरिया कैन एक्टिवेट ARP23। लिस्टेरिया हैज ऑन इट्स सरफेस जी ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तुम वैसे भी समझते हो कि ट्यूबुलिन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड है, तो एक्टिन पॉलीमराइजेशन में इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो थर्ड जहां जहां पे भी वो ऐसे एलिमिनेट कर दो।
COD एलिमिनेट हो गया। अब बचा 1,4 और 1,2। लिस्टेरिया 4 क्या देखा है, लिस्टेरिया हैज ऑन इट्स सरफेस मायोसिन 2 मोटर, मायोसिन 2 मोटर। यहाँ पे हम एक्टिन का पॉलीमराइजेशन की बात करें तो मायोसिन 2 का मतलब क्या है, ये तो मोटर प्रोटीन हो गया, मोटर प्रोटीन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है, तो फोर्थ गलत हो गया। तो आंसर क्या आया, 1 एंड 2। तो क्या मतलब हुआ इसका, जो एक्ट ए है बेसिकली ये एक्टिन के पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसकी तरह ही काम करता है एक्टिन पॉलीमराइजेशन के लिए। और बाकी जो ARP23 है उसके बारे में तुमने सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा, एल्बर्ट्स में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि ये न्यूक्लिएशन सेंटर है। तो ARP23 क्या करता है, एकदम से फैक्टर्स को फटाफट से असेंबल करके जो आपका एक्टिन है उसको डेवलप करने में मदद करता है, न्यूक्लिएशन रिएक्शन। तो मुझे बताओ कि माइक्रोट्यूब्यूल का न्यूक्लिएशन कौन करवाता है, वो व्हाट इज रिस्पांसिबल फॉर माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Bacterial infection are generally divided into two broad classes, intracellular and extracellular bacterial infections. ठीक है, given below are some of the properties which are applicable for bacterial infection। हमसे पूछा गया है कुछ प्रॉपर्टीज दे दिए, बताओ कौन सा वाला क्या है। तो क्या दे रखा है देखे जरा, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज द मेन प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर बैक्टीरिया जो है मतलब जो सेल के बाहर घूम रहे हैं, टिश्यूज में घूम रहे हैं, उनके अगेंस्ट ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स मतलब जो सोल्यूबल एंटीजन है बेसिकली उसके अगेंस्ट काम करते हैं क्या, तो बिल्कुल सही बात है, उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं सोल्यूबल एंटीजन के अगेंस्ट। तो 1 तो सही है। इनेट इम्यूनिटी इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट इंट्रासेल्यूलर बैक्टीरियल पैथोजन। क्यों इनेट इम्यूनिटी अगेंस्ट क्यों नहीं है, बिल्कुल है, बहुत सारे बैरियर्स वगैरह है, तो नॉट इफेक्टिव नहीं, इट इज इफेक्टिव, गलत हो गया। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन डू नॉट इंड्यूस एन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी गलत है क्योंकि एन के सेल्स वगैरह और ये सारी चीजें टोल लाइक रिसेप्टर वगैरह को देखते हुए अगर हम बात करें तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स तो आता है एंडोटॉक्सिन के थ्रू भी। और आखिरी, इंट्रासेल्युलर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस generally induce a cell mediated immune response resulting in secretion of cytokines which activate macrophages। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही सही उन्होंने लिख दिया, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था इसके अंदर, सीधा सीधा है कि भैया वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को चार्ज करेंगे और फिर उसके बाद में अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, एकदम से साइटोकाइन का सेक्रेशन होगा और वो साइटोकाइन का सेक्रेशन जो है वो क्या करेगा, आपका मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कराने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरसेलुलर बैक्टीरिया का जो सेटअप होता है वो इस तरीके से होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए ह्यूमरल और इंटरसेलुलर के लिए आपका सेल मीडिएटेड, बट वो सेल मीडिएटेड थोड़ा तरीके से होना चाहिए साइटोकाइन मैक्रोफेजेस वगैरह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, ओके नाउ हियर्स अ टेबल और कुछ मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में उनके बारे में कुछ बता रखा है, रिसेप्टर्स जो उससे रिलेटेड है वो क्या काम कर रहे हैं, जरा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या क्या है हमारे पास कॉलम में, सेरोटोनिन है दिख रहा होगा एक, तो इसके अलावा क्या है अपने पास में, इंटरफेरॉन्स है, ग्लाइसिन है और इंसुलिन है, और इससे रिलेटेड अपने को थोड़ी बहुत बातचीत करना है। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स है डायरेक्टली है इस तरीके से, इंसुलिन जो है वो आरटीके के साथ ही काम कर सकता था, तो उसने आरटीके को इस तरीके से चुना। ग्लाइसिन जो है ये आपका जो बेसिकली ग्लाइसिन जो है वो क्या करता है, आपका कॉन्फर्मेशनल चेंजेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिसेप्टर्स में। इसके अलावा इंटरफेरॉन जो है यह आपका टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, ठीक है, वेट अ मिनट, इंसुलिन हो गया आरटीके, इंसुलिन हुआ आरटीके मतलब डी का 4, डी के 4 से बन तो इसी से जाएगा सवाल तो, है ना, डी के 4 से सवाल तो इसी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी सी बात कर रहे थे सेरोटोनिन के लिए, तो सेरोटोनिन के लिए जीपीसीआर होता है 5HT करके बेसिकली, तो वो आपका जीपीसीआर यहाँ पे है सेरोटोनिन के थ्रू, बिल्कुल सही बात है, जीपीसीआर वहीं आएगा। और इंटरफेरॉन की अगर अपन बात करें तो इंटरफेरॉन जो है बाइंडिंग कॉजेज रिसेप्टर मोनोमर टू डायमराइज डायमेरिक रिसेप्टर देन इंटरैक्ट्स विद एनएट वन और मोर साइटोसोलिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेजेस, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके की अरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है, क्या कि इंटरफेरॉन जो है वो किसके थ्रू काम कर रहा है, जेक स्टेट सिग्नलिंग के थ्रू काम कर रहा है, जेक स्टेट स्टेट, ठीक है, बाइंडिंग कॉजेज रिसेप्टर मोनोमराइज टू डायमराइज और साइटोसोलिक प्रोटीन काइनेज, मोर साइटोसोलिक प्रोटीन टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। सो जेक स्टेट की सिग्नलिंग यहाँ पे काम करती है साइटोकाइन्स बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर 2020 शिफ्ट 1 सेक्शन बी, पहला सवाल, which one of the following signaling molecule is not a protein or a peptide। कौन सा प्रोटीन और पेप्टाइड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है एपिनेफ्रिन, बाकी ये तीनों के तीनों प्रोटीन या पेप्टाइड है। एपिनेफ्रिन बेसिकली क्या है, तो एपिनेफ्रिन से कैटेकोलामीन, ठीक है,
तो कैटेकोलामीन, और ये आपका कहाँ से डिराइव होता है कैटेकोलामीन, ये आप बताएंगे मुझे। यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड लिखूँ मैं जिससे आपका ये डिराइव होता है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भैया, इफ यू रिक्वायर टू जनरेट एनर्जी इन टी सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल यू सी। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी के बारे में बात हो रही है, और एनर्जी अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने जब डीबीटी की साकार सीरीज करवाई थी तो उसमें मैंने तुमको एनर्जी के बारे में डिटेल समझाया था। एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जब टी सेल और एमएचसी साथ में मिलती है तो भैया आपका जो टी सेल है उसके एक्टिवेशन में क्या लगता है, को स्टिमुलेटर लगता है, और वो को स्टिमुलेटर जो है वो बेसिकली एनर्जी के साथ में इस तरीके से लगता है कि अगर वो नहीं है तो फिर आपको क्या होगा, एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जरा इसको यहाँ पे ध्यान से देखें तो stimulate naive T cells with an antibody that binds both T cell receptor and CD28. Then stimulate naive B cell with antibodies that bind only the T cell receptor. हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड बात करनी है। तो यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड बात करने के लिए हमारे पास में क्या रहेगा कि टी सेल से रिलेटेड क्या है, CD28 वगैरह वो सब सही है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर वर्किंग है वो हमारे किसके साथ रहेगी कि स्टिमुलेट नाइव टी सेल्स विद द एंटीबॉडीज that blind only the T cell receptor, ठीक है। तो टी सेल रिसेप्टर उस तरीके से वहां पे वापस से अरेंजमेंट में आता है। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट नाइव टी सेल विद एंटीबॉडीज देन बीइंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। नाइव टी सेल इंटरेक्शन विद बैक्टीरिया इंटेलिजेंट 4, ये भी ऐसा कुछ मतलब का नहीं है, सब ऊपर नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, एनर्जी से रिलेटेड नहीं है बेसिकली, और तो कुछ हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, देखो जरा। राइट, सो हम बात कर रहे हैं अब शिफ्ट 1 2020 सेक्शन सी। सेक्शन बी के क्वेश्चन अभी हमने कर के, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे आरटीके के बारे में दे रखा है। आरटीके फॉर्म्स अ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर whose ligands are soluble और मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन और पेप्टाइड होम। हाँ, हम जानते हैं बात कि आरटीके भैया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरटीके से रिलेटेड बहुत सारी इंसुलिन की सिग्नलिंग आरटीके से ही चलती है। शायद तुम जानते भी हो गए बात, डायमराइजेशन होता है बेसिकली इसका इस तरीके से, ये लाइक दिस, कुछ इस तरीके से डायमराइजेशन होता है, फिर काम करता है। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आरटीके इज इनकरेक्ट, पूछा इनकरेक्ट है, इस बात का ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ऑल आरटीके आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विद एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड बाइंडिंग साइट एंड साइटोसोलिक डोमेन। ये बात तो सही है, ऐसा ही होता है, देखो बोल रहे ये लिगेंड बाइंडिंग साइट है, ये इसका साइटोसोलिक डोमेन। बाइंडिंग ऑफ लिगेंड causes more RTK to dimerize, सॉरी most RTKs to dimerize, ये बात बिल्कुल सही है, डायमराइजेशन होता है, इसलिए जैसे लिगेंड बाइंड करता है ये डायमराइज हो जाता है। Cytosolic tyrosine kinase phosphorylates a distinct set of tyrosine residue in the cytosolic domain of the dimer. Cytosolic tyrosine kinase, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, Cytosolic tyrosine kinase नहीं फॉस्फोराइलेट करते हैं, इनका ऑटो फॉस्फोराइलेशन चलता है, मतलब ये वाली सब यूनिट इसका फॉस्फोराइलेशन करती है और ये वाली सब यूनिट इसका फॉस्फोराइलेशन करती है, तो दोनों एक दूसरे का फॉस्फोराइलेशन करती है, एक ही रिसेप्टर की दोनों सब यूनिट एक दूसरे का फॉस्फोराइलेशन करती है, दैट इज नोन एज क्रॉस ऑटो फॉस्फोराइलेशन और क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ तो बोल दिया आपको कि साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज होते हैं भैया जो आपका फॉस्फोराइलेशन करते हैं, दैट्स व्हाई तीसरा वाला जो होता है वो गलत हो जाता है। चौथा क्या दे रखा है, अडेप्टर प्रोटीन्स एंड एंजाइम इन्वॉल्वड इन सिग्नलिंग पाथवे bind to different phosphotyrosine residue via conserved polypeptide binding मतलब polypeptide domain called SH2 domain। हाँ, SRC homology 2 domain ये phosphotyrosine के लिए तो है, और ये बात तो सही लिखी है T/R phosphotyrosine, ठीक है। सो दैट्स द केस के फोर्थ वाला सही है। तो आई होप इजी वाला समझ में आया होगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इस पे अच्छा सवाल था ये कि आपको यहाँ पे क्या होता है, वो साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह बहुत प्यारा सवाल है ये, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या देख रखा है जरा देखते हैं। फॉलोइंग डायग्राम डिस्प्ले MHC हैप्लोटाइप ऑफ अ हेटेरोजाइगस H2K9 माउस, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि K9 नहीं होना चाहिए, H2K9 H2K D होना चाहिए था ये, ठीक है। हेटेरोजाइगोट है, अभी के लिए उसको रुकते हैं यहाँ पे, बट 2 मिनट में चेक करके बस अपडेट कर देता हूँ। राइट, तो यहाँ करेक्शन कर दिया मैंने, दिस इज हेटेरोजाइगस H2KD। तो ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, MHC हैप्लोटाइप। हैप्लोटाइप किसको बोलते हैं, हैप्लोटाइप बोलते हैं जब आपके पेरेंट्स है, जैसे जाइगोट जो बनता है तो मदर फादर दोनों से आ रहा है,
और जब दोनों मम्मी पापा दोनों के एलील, जैसे ये मैटरनल और पैटर्नल दिखा है, ये मैटरनल है और ये पैटर्नल है, तो ये दोनों एक्सप्रेस कर सकते हैं एक साथ, जैसे कोडोमिनेंट अरेंजमेंट है ये, उसको बोलते हैं हैप्लोटाइप डेवलपमेंट। तो एमएचसी जो है वो हैप्लोटाइप अरेंजमेंट में डेवलप हो सकता है, मतलब कुछ हिस्सा जो एमएचसी का है वो मम्मी से है, और कुछ हिस्सा पापा से मिक्स होकर भी आ सकता है, कुछ हिस्सा सिर्फ मम्मी से, कुछ हिस्सा पापा से भी आ सकता है, इस तरीके से। आपसे पूछा है कितने तरह के एमएचसी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अगर हम बात करते हैं एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस की और नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट की, किसकी, नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए थोड़ा सा प्रायर नॉलेज चाहिए। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि MHC1 कहाँ कहाँ एक्सप्रेस होता है, तो और MHC2 कहाँ कहाँ एक्सप्रेस होता है, तो ये पहले पता होना जरूरी है। MHC1 जो होता है ये बेसिकली आपका ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में, आप बोल सकते हो कि ये होता है ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे MHC2 जो है ये कहाँ पे होता है, ये एपीसी पे होता है। बट एपीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड तो होती है, तो इसके अंदर एपीसी के अंदर ये वाला भी हो जाता है, MHC1 भी हो जाता है, MHC2 भी होता है, तो दोनों एपीसी के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि न्यूक्लिएटेड में क्या सेटअप रहेगा, तो बेसिकली यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो MHC1 जो होता है, MHC1 जो होता है वो एक ही चेन का बना होता है, जिसमें अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में माइक्रोग्लोब्यूलिन होती है, पढ़ा होगा तुम इसके बारे में, बीटा माइक्रोग्लोब्यूलिन, ये अरेंजमेंट होता है आपका MHC1 का। MHC2 में क्या होता है, MHC क्लास 2 में आपके पास में दो अरेंजमेंट होते हैं, अल्फा बीटा की चेन्स चाहिए होती है आपको, और अल्फा बीटा की चेन्स की वजह से आपका क्या होता है यहाँ पे हैप्लोटाइप का डेवलपमेंट पॉसिबल। तो इस वजह से अगर अपन यहाँ पे देखें कि कितने पॉसिबल हैं, तो MHC क्लास 1 जो है वो आपके क्या है, सिंगल अरेंजमेंट में होंगे। तो के क्या बन सकता है, के डी से बन सकता है, डी के से, एल के से, या डी डी से, और एल डी से बन सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, छह आपके क्या बन गए, MHC क्लास 1 के मॉलिक्यूल बने, जो कि आपके MHC क्लास 1 किस में आएंगे, मैक्रोफेजेस में आएंगे, क्योंकि वो एक तरह का क्या है अल्टीमेटली आपका क्या, एपीसी है ना, एपीसी में आएगा, और क्लास 2 भी आएगा। क्लास 2 में कैसे बन सकता है, क्लास 2 में आपका अल्फा बीटा चेंज चाहिए आपको, तो ए अल्फा के बीटा के एक ये हो गया, एक ई अल्फा के बीटा के दूसरा हो गया, ए अल्फा डी बीटा डी तीसरा हो गया, और ई अल्फा डी बीटा डी चौथा हो गया। फिर इनकी मिक्सिंग भी पॉसिबल है, क्योंकि वो गेमेट से तो कुछ भी बन सकता है रैंडमली अरेंजमेंट में। तो ए अल्फा के और बीटा डी, इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन यहाँ हो गया, एक कॉम्बिनेशन यहाँ हो गया, एक कॉम्बिनेशन यहाँ हो गया, और दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ हो गया। तो कुल मिला के कितने कॉम्बिनेशन हो गए यहाँ पे, 8 कॉम्बिनेशन हो गए। तो क्लास 1 के लिए बोला कि भैया यहाँ तो ये आपका कितना कर सकते हैं, 1 1 2 3 4 5 6, 6 बना सकते हैं ये MHC टाइप यहाँ पे, और यहाँ पे बना सकते हैं 8 अरेंजमेंट में। तो कुल मिला के जो मैक्रोफेजेस होंगे वो कितने एक्सप्रेस करेंगे, वो 14 टाइप के MHC एक्सप्रेस कर सकती है, 6 क्लास 1 के और 8 क्लास 2 के। लेकिन जो ये है आपके पास में दूसरी नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट, ये आपके कोई डेंड्राइटिक सेल्स वगैरह सच नहीं है। और इस केस में अगर देखा जाए तो 6 इसका सही आंसर होना चाहिए कि न्यूट्रो जो ये है आपका नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट, ये 6 MHC मॉलिक्यूल को सिक्रीट करेगी। लेकिन 6 के बाद में यहाँ पे 4 दे रखा है, लेकिन हमने तो निकाला 14 है, तो 3 और 4 में से आंसर हो सकता है, बी तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम अगर बेस्ट केस सिनेरियो की कोशिश करें, क्योंकि आपका ये जो नॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट है इसके अंदर इम्यूनोलॉजिकली ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे हमारे पास में जो ऑप्शन है वो क्या बच जाता है, एन मैक्रोफेजेस तो 14 और NF8, कितने, NF8। एक डायग्राम और दिखा देता हूँ, जरा इसको देख लो एक बार, ये वही है जो अभी अपन ने बात करी है। क्लास 1 ऊपर 6 दिख रही होंगी, ये 1 2 3 4 5 6, और फिर नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा सेटअप होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू शिफ्ट टू सेक्शन बी। क्या है पहला सवाल, देखो भैया, the immunoglobulin heavy chain that is rearranged first and is displayed on the surface of early stages of B cell development is associated with। B cell development से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसको अच्छे से कवर करके जाना, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। बी सेल डेवलपमेंट से कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है वो सबसे ज्यादा एसोसिएटेड है, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला क्या दे रखा है, क्लास 2 एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड, क्लास 2 एसोसिएटेड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड। सो आई थिंक नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्लिप तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक नहीं लगता, ये गलत है। ठीक है,
इधर आ जाते हो तो सैरोगेट लाइट चेन, ये बिल्कुल सही बात है। सैरोगेट लाइट चेन, ये सैरोगेट लाइट चेन जो है ये आगे जाके आपका क्या करने वाली है, हैवी चेन का डेवलपमेंट वगैरह और इन सब में मदद करने वाली है। फिर बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन, इसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, और इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक सेल एडेशन मॉलिक्यूल, जिसको हम आई कैम बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक सेल एडेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हैवी चेन जो कि रीअरेंज हो चुकी है तो वो किस तरीके से डिस्प्ले होती है शुरुआती स्टेज में बी सेल डेवलपमेंट के, तो उसका आंसर होता है सैरोगेट लाइट चेन। ठीक है, लाइट चेन से हमारा जो हैवी चेन का पूरा सेटअप होता है। सो ये इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में ध्यान रखना है थोड़ा सा। और एक दो चलो नाम और बता देता हूँ, इसको तुम याद रख सकते हो, VPRE, और फिर इसके बाद में बी, ये प्रोटीन है आपका जो सैरोगेट लाइट चेन में रहता है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा सेटअप होता है। तो ये बेसिकली जो आपका यहाँ पे है, ये आपको हैवी चेन की फंक्शनैलिटी को चेक करने में मदद करती है कि हमने एक बार लगा के देख लिया हैवी चेन सही काम कर रही है तो उसको फाइनलाइज कर दो। ये हुआ आपका एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है तो इसको समझे। ओके, यहाँ पे समझते हैं जो राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बात कर रहे हैं हम वो क्या है, जरा इसको समझते हैं। गिवन बिलो आर प्लॉट दैट शो changing titers of natural killer cells, cytotoxic T lymphocytes specific to virus, which is viral specific CTLs, and interferon ड्यूरिंग अ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये दे रखा है, यहाँ पे हमको दे रखा है कि ये हमारे पास में तीन वो हो गए अरेंजमेंट्स। यहाँ पे दे रखा है इंक्रीजिंग टाइटर, यहाँ पे दे रखा है डेज आफ्टर इन्फेक्शन, और यहाँ पे ये पूरे वायरल टाइटर और इस तरीके से बातें लिखी हुई है। यहाँ पे ABC बोल दिया गया है, ये हमारे पास में A है। यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C। इस तरीके से तीन अरेंजमेंट दिए गए। जरा इसके बारे में बातचीत करते हैं आगे क्या है। सो पहला क्या बोल रखा है यहाँ पे, बताना है कि ABC कौन सा है। तो देखो बेसिक कॉमन सेंस यूज करते हैं अगर आपने, तो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी क्या बताते हैं, एकदम इमीडिएट रिलीज होते हैं जस्ट आफ्टर द वायरल इन्फेक्शन, टू मेक श्योर के आसपास वाली सेल्स जो है उनके अंदर वायरसेस जो है उनका इम्पैक्ट ना हो। क्या बोलते हैं वो कि भैया मेरे अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, मैं एंटीवायरल सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रहा हूँ, तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स डेवलप करो, एंटीवायरल मॉलिक्यूल डेवलप करो, दैट इज इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन शुरुआत में डेवलप हो जाता है एकदम से फटाफट से अर्ली रिस्पॉन्स में। ए जो होगा वो इंटरफेरॉन होना चाहिए, तो इसमें हो सकता है या इसमें हो सकता है। दूसरा क्या होता है, एनके सेल्स होना चाहिए। क्यों एनके सेल्स, क्योंकि एनके सेल्स जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी में आती है, और इन्नेट इम्यूनिटी हमेशा से रहती है तो फट से काम करने लग जाती है, तो एनके सेल्स जो है उसके बाद आ जाएंगी। और जो आपकी CTL है, वायरल स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, CTLs, ये बहुत लेट बनेगी क्योंकि इनको टाइम लगता है अडेप्टिव इम्यूनिटी को आने में, टाइम लगता है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो गया, C, इंटरफेरॉन, देन योर एनके सेल एंड देन योर CTL। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया देखिए जरा। राइट, so Dr. Ralph M. Steinman was awarded Nobel Prize for his discovery on, so डायरेक्ट क्वेश्चन था इसमें कि डेंड्राइटिक सेल्स का क्या रोल है अडेप्टिव इम्यूनिटी में, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इसमें कोई बहुत ज्यादा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Which one of the following systems form a chemical mediator that is involved in the mechanism of pain during inflammation? तो ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड, ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, नाम नहीं समझ में आ रहा है। प्लाज्मिन, प्लाज्मिन जो है ये आपका फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम है जो कि ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लाज्मिन। काइनिनोजन विच इज अ ब्रेडिकाइनिन सिस्टम, काइनिनोजन ब्रेडिकाइनिन सिस्टम, सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। तो बेसिकली होता क्या है, जो काइनिनोजन होता है, काइनिनोजन दैट यहाँ लिखता हूँ मैं, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ब्रेडिकाइनिन के द्वारा, और इसमें जो आपके एंजाइम्स लगते हैं उनको बोलते हैं कैलिक्रेन्स, कैलिक्रेन्स। ठीक है, KREINS, कैलिक्रेन्स। बी सेल एक्टिवेशन, पेन से कोई लेना देना नहीं है, इन्फ्लेमेशन के दौरान बी सेल एक्टिवेशन का ठीक है अपनी जगह, लेकिन पेन का कोई उसमें अरेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या भैया, receptor for which of the following protein spans the plasma membrane of target cell but does not contain intrinsic protein kinase activity? तो जिनके अंदर प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी अपनी खुद की नहीं होती है उसके बारे में बात करना है कि वो मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर रहा है, खुद की एक्टिविटी नहीं है उसके अंदर। तो EGF एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर RTK से काम करता है, तो इसके अंदर तो है।
इंसुलिन भी आरटी कैसे काम करता है, इसके अंदर भी है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आरटी कैसे काम करता है, इसके अंदर भी है अपनी खुद की इंट्रिंसिक प्रोटीन काइनेस एक्टिविटी। इसके अंदर नहीं है, ग्रोथ फैक्टर के अंदर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर में क्या चलती है, ग्रोथ फैक्टर में जेक स्ट्रेट की सिग्नलिंग चलती है, और जेक स्ट्रेट की जो सिग्नलिंग होती है आपकी बेसिकली ये आपकी होती है टायरोसिन काइनेस एसोसिएटेड रिसेप्टर की सिग्नलिंग, TKAR। ठीक है, जेक स्ट्रेट TKAR, ये चीज समझ में आ रही बात ना। मेरे को एक छोटा सा डेफिनेशन देना, अगर मैं बोलता हूँ RTK और TKAR तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या समझना आता है आपको, इसके बारे में बताना है कमेंट में। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू शिफ्ट 2 का ही सेक्शन सी। पहला सवाल क्या है जरा देख लेते हैं। Suresh was bitten by the poisonous snake and was immediately treated with anti-venom human immunoglobulin and was saved। तो सुरेश को सांप काट गया, बहुत पॉइजनस, वैसे वेनमस होना चाहिए था यहाँ पे, वेनमस स्नेक। उसको इमीडिएटली क्या दे दिया गया, एंटी वेनम मिल गया ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन का, मतलब पैसिव अरेंजमेंट में उनको मिल गया एंटी वेनम और सेव हो गया है वो। 1 साल बाद उसको वापस से वो सेम स्नेक नहीं काटा है, उसी टाइप के स्नेक ने काटा। आपको बताना है कि उसके अंदर रिस्पॉन्स क्या होगा। तो जो लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स इस तरह की चीजें पढ़ के गए हैं और उसको रट के चले गए हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन नहीं, क्योंकि अगर तुमने उसमें रटा होगा डायरेक्टली कि प्राइमरी ये होता है सेकेंडरी होता है, तो तुम पहला वाला आंसर मार दोगे और वो गलत है। ठीक है, पहला आंसर जो है वो गलत है। कैसे, जरा इसको देखते हैं। He will be fully protected from the effect of the poison second time because he developed adaptive immunity after first snake bite। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। फर्स्ट स्नेक बाइट के बाद अगर वो इम्यूनिटी डेवलप करता तो फिर उसके पास में क्या होता है, अल्टीमेटली इस तरीके के अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, he will be equally sensitive as first encounter because there were no recall of the first encounter। yeah, that is true, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे क्या हुआ, आपने जैसे उसको काटा सांप वैसे आपने उसको एंटी वेनम दे दिया, तो वो एंटी वेनम देने की वजह से वहां पे मेमोरी सेल्स डेवलप नहीं हो पाई, और उसकी वजह से क्या है, वहां पे मेमोरी सेल्स डेवलप नहीं हो पाई, तो इस वजह से क्या है कि कोई एनकाउंटर अगली बार भी होगा तो वो जीरो ही माना जाएगा ना, क्योंकि कुछ याद ही नहीं है, मेमोरी सेल बनी नहीं तो आयत कैसे होगा। तो इस वजह से बी जो है वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्या है, देयर आर रेजिड्यू सेल और एंटीवेनम एंटीबॉडी दैट वर इन्वॉल्व इन द ओरिजिनल एनकाउंटर, हेंस वी विल बी प्रोटेक्टेड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेग स्टेटमेंट दे रखा है, कुछ भी बोल दिया यहाँ पे, ऐसा थोड़ी होता है। फिर क्या बोल रखा है, देयर विल बी मेमोरी सेल्स मेड आफ्टर द फर्स्ट एनकाउंटर, हेंस वी विल बी मोर सेंसिटिव। ये सही है, अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑल्दो इसके लिए सही नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट वो है, मोर मेमोरी सेल रहे हैं। नहीं, एक मिनट रुको, there will be memory cells made after the first encounter, hence we will be more sensitive। How we can be more sensitive, we will be less sensitive, no, because we have memory cell, but we actually don't have memory cell, again we lose the sensitivity। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया, क्या है अगली सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्या जरा देखें इसको। An antigen was injected into the mouse. Macrophages and antigen prime Th cells were isolated from this mouse to perform the following in vitro experiment। तो माउस में एंटीजन डाला, ठीक है, ये लिखा हुआ, माउस में एंटीजन डाला, मैक्रोफेजेस और एंटीजन प्राइम्ड टी हेल्पर सेल्स जो है उनको आइसोलेट किया, और फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, और आपको बुझाएगा किस तरीके का अरेंजमेंट हो रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया है, मैक्रोफेजेस वर ट्रीटेड विद द एंटीजन फॉर एन आवर एंड देन इंक्यूबेटेड विद TH। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि मैक्रोफेजेस जो है वो क्या आपका एपीसी है, मैक्रोफेजेस जो है एपीसी, एपीसी मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। तो अगर आप उसको 1 घंटे के लिए एंटीजन से प्रेजेंट कराओगे और फिर उसको टी हेल्पर सेल्स के साथ करोगे, तो फिर यहाँ पे तो ये एक्टिविटी करेगी ना अपनी, जो इसकी एक्टिविटी है मतलब एंटीजन प्रेजेंटेशन, वो तो हो गया, तो ये तो सही है। Macrophages were treated with paraformaldehyde first and then treated with the antigen for an hour। These macrophages were then incubated with TH cells। नहीं, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे TH cells जो है वो प्रोलिफरेट नहीं हो पाएगी, हमको ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जहाँ पे TH cells प्रोलिफरेट हो। पहले वाले में बिल्कुल हो रही, दूसरे वाले में नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ पे पैराफॉर्मल्डिहाइड है ये क्या करेगा आपके जो बेसिकली डेवलपमेंट है आगे उसको होल्ड कर देगा, तो इस वजह से आपका क्या होता है, आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और बेबी वगैरह इस तरीके से हमारा जो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट बेबी, इट्स अबाउट यू समझो कि TH सेल्स का एक्टिवेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा पैराफॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि डेड हो जाती है, मैं लिख देता हूँ पे, मैक्रोफेजेस बिकम डेड, और बेबी का मतलब यहाँ पे कौन से बेबी हमारे, TH सेल्स बेबी नहीं हो पाएंगे हमारे। ठीक है, अगला क्या है, macrophages were treated with paraformer first, then treated with the digested antigen for an hour। These macrophages were देन इंक्यूबेटेड विद TH सेल्स। तो यहाँ पे भैया TH सेल्स प्रोलिफरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम मैक्रोफेजेस को करना था, किसको ट्रीट करने को, एंटीजन को, क्लीव्ड एंटीजन को,
वो तो करके दे दिया ऑलरेडी, तो भले डेड मैक्रोफेजेस जो है उनके ऊपर जो आपके एमएचसी होंगे, वो एमएचसी जो होंगे वो डेड वाले एमएचसी भी क्या होंगे, इसको बाइंड कर डालेंगे किसको, जो ट्रीटेड वाला प्रोटियोलाइटिक अरेंजमेंट है उसको, और उसकी वजह से आपको टीएच सेल्स जो है वो आगे बढ़ जाएगा। फिर macrophages were treated with the antigen for an hour and then detected with the performaldehyde. These macrophages were then incubated with TH cells. तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पे भी आपका एक्टिवेशन हो सकता है। सो अगर हम एक्टिवेशन की बात करें तो यहाँ पे बस तुमको इस तरह से ध्यान रखना था कि बेसिकली यहाँ पे अल्टीमेटली आपका मैक्रोफेजेस जो है वो काम करना चाहिए, और उसके बाद में वो भले परफॉर्मल्डिहाइड से काम करे, लेकिन परफॉर्मल्डिहाइड उसको मार देता है, तो उससे पहले वो सारे सेटअप करके चले जाएगा ऐसा। So that is the basic point. Macrophages were incubated with TH cells. तो I think ये दो तक को काम करनी है, ठीक है। परफॉर्मल्डिहाइड के बारे में एक दो बातें लिख सकते हो। परफॉर्मल्डिहाइड जो है ये फिक्स करता है, बेसिकली किसको फिक्स करता है ये, तो ये बेसिकली आपका जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो एंटीजन एमएचसी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता है, एंटीजन एमएचसी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही बात। तो ये क्या है, ये इस कॉम्प्लेक्स को बनाता है बेसिकली, और इसको होल्ड करके रखता है हमेशा, तो इस वजह से डेड हो जाती है सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। 3 strains of pathogenic bacteria were found to express protein mimicking human protein associated with complement system. Complement system से रिलेटेड कुछ बात करी गई है हमारे लिए, और 3 बैक्टीरिया बोल दिया गया है। Bacteria X expressed one of its surface protein mimicking decay accelerating factor and complement receptor 1. Bacteria Y secreted a protein that mimicked no protein of human. फिर बैक्टीरिया X secreted protein that mimicked father 1 एक्टिविटी। इस तरीके से हमारे पास में सेटअप है, ठीक है। जरा देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 पैथोजेनिक अरेंजमेंट दे दिए गए हैं, तीनों के बारे में छोटा मोटा बोल दिया है कि इसके अंदर ये वाला हो रहा है, बेसिकली इसके अंदर ये वाला हो रहा है, इसके अंदर ये वाला हो रहा है, मिमिकिंग चल रही है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कैसे होगा, बेसिकली इसको समझना जरूरी है ना, मिमिकिंग कैसे काम कर रही है। सो इसमें अगर हम चलते हैं तो कैसे पॉसिबल है, जरा इसको पहले समझना पड़ेगा कि कहानी क्या है। सो बेसिकली जो DAF है, डिले एक्सिलरेटिंग फैक्टर, DAF जो है ये आपका क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन से रिलेटेड अगर अपन बात करते हैं तो DAF जो है ये आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अल्टरनेट और क्लासिक पाथवे को बंद करवा देते हैं। अल्टरनेट और क्लासिकल पाथवे को ये इस तरीके से प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। कौन सा वाला, DAF कहाँ गया, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ये रहा, यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं DAF के साथ में, ठीक है। जगह नहीं है कहीं पे, तो अपने नोट में लिख लेना DAF, और फिर वो दोनों को कर सकता है, क्लासिकल को भी और अल्टरनेटिव को भी। फिर आ जाते हैं नीचे, CR1 क्या है, तो ये बेसिकली CR1 जो है ये आपका कन्वर्टेज से रिलेटेड है, और बेसिकली यहाँ पे ये पूरा उसको सेटअप करके रखेगा। फिर कुछ बचा इसमें, CR1 हो गया बस, ठीक है। बाकी तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी तो आपको अच्छे से देना है बस। पॉजिटिव इफेक्ट कब आएंगे साइटोकाइनिन के ऑन दिस पैथोजन बैक्टीरिया, उसके बारे में बताना है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट पूछा गया है तो आपके पास में पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, जरा देखो, bacteria X will prevent formation of C3 convertase on its own by alternate और classical pathway। तो इसमें क्या है, अगर हम इनकरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो B वाला है, जरा इसको ध्यान से देखना, ये इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से B। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इस चीज पे ध्यान दो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। C3 कन्वर्टेज जो है ये लेक्टिन पाथवे से रिलेटेड नहीं है, जो मेनोस बाइंडिंग पाथवे होता है MBP पाथवे, उसमें आपका ये डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरी चीज जो वाई है, वाई प्रोटीन ने कोई भी प्रोटीन मिमिक नहीं किया है, ये भी देखो ऊपर। तो वाई प्रोटीन जो है ये आपका C3 कन्वर्टेज के प्रिवेंशन को नहीं रोकेगा उसके लेक्टिन पाथवे में, और यहाँ पे उसका कोई मिमिकिंग भी नहीं है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में इतना सा ध्यान रखना था कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के कौन से वाले सेटअप से कौन सा चल सकता है, और इस वजह से थोड़ा सा ट्रिकी हो गया होगा। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, और अगर तुमको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, उसको वहां से जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके नाउ ये इवेजन स्ट्रेटेजीज है बेसिकली हमारे पास में। इवेजन स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जरा देखते हैं क्या है इवेजन स्ट्रेटेजी पर अलग अलग। राइट, सो यहाँ पे हमारे पास में क्या इन्वेजन स्ट्रेटेजी, इवेजन स्ट्रेटेजी के बारे में बोला है, जरा देख लेते क्या बोला है। Pathogens continuously evolve strategy to evade host immune system.
तो तुमने रेड क्वीन हाइपोथेसिस के बारे में सुना होगा। रेड क्वीन हाइपोथेसिस, या जिसको हम बोल सकते हैं कि इवोल्यूशनरी आर्म रेस है। इवोल्यूशनरी आर्म रेस किस किसके बीच में है? आपके प्रीडेटर और प्रे के बीच में है। जस्ट लाइक दिस यहाँ पे भी हमारे पास यही है कि हमारे जो पैथोजेंस है और जो हमारे होस्ट है, इनके बीच में क्या लगी पड़ी है? एक आर्म रेस लगी पड़ी है। दोनों एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में मैच द कॉलम दे दिया उन्होंने। उन्हें बोला है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इवेजन स्ट्रेटेजी ऑफ द पैथोजन, मैच करना है आपको उसके कि कौन से वाली इवेजन स्ट्रेटेजी वो लेता है। सबसे पहला है चेंजिंग द एंटीजन एक्सप्रेस सरफेस। चेंजिंग द एंटीजन ऑन योर सरफेस, ये कौन कर सकता है? तो इसके लिए हमारे पास में जो है वो यूजुअली हम बोलते हैं कि आई, इसलिए H5N1 और इस वजह से सारे का सारा सेटअप होता है ना। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। नाउ अगली चीज जो यहाँ पे है वो क्या है? इंक्रीजिंग फेगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस। तो इन मैक्रोफेजेस की एक्टिविटी कौन बढ़ा देता है? तो यहाँ पे फेगोसाइटिक एक्टिविटीज जो मैक्रोफेजेस की बढ़ाते हैं वो होते हैं हमारे पास में राइट। सो मुझे लगता है कुछ माइक में प्रॉब्लम हुई थी, तो इस वाले क्वेश्चन को वापस से शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले केस से वापस लेते हैं इसको। ठीक है, चलो। कहानी क्या थी इसमें, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या देखा? चेंजिंग द एंटीजन एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस। तो लगातार अपनी शक्ल बदलते रहना। तो शक्ल बदलते रहने वाले काम जो करता है वो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस करता है। इसमें अपन H5N1 और अल्टीमेटली अलग अलग बात करते हैं H1N1 और इस तरीके से बात है। और इसीलिए इसकी जो वैक्सीनेशन होती है वो एनुअली लेना पड़ती है ना। कहाँ पे? जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंजा के हाई रिस्क अरेंजमेंट होते हैं। इस पे क्वेश्चन भी आगे बात करेंगे। इंक्रीजिंग फेगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस। तो फेगोसाइटिक एक्टिविटी अगर मैक्रोफेजेस की बढ़ा दी जाएगी तो ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे तो किलिंग होगी। तो कोई भी बैक्टीरिया इस तरह के काम नहीं करना चाहता। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। इस पे लोगों को बहुत समय लगा सोचने के लिए, बट बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, कॉमन सेंस बेस्ड। तो बी का जो है वो 2 होना चाहिए। और बी का 2 नहीं, सॉरी 4 है ना ये तो। बी का 4 है, ये 4। तो बी का 4 देखो कहाँ पे? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें से या इसमें से ऑप्शन हो सकता है। फिर अगला क्या दे रखा है यहाँ पे? ए का हमने क्या लगाया था? ए का 1 लगाया था और बी का 4। ये रहा, ये आ गया आंसर। ए का 1 और बी का 4। उसके बाद में सी का क्या देगा? सी का 3 हो गया, डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस। तो ये हो गया आपका ग्राम पॉजिटिव। सिक्रेटिंग प्रोटीएज टू इनएक्टिव एंटीबॉडीज, एक्टिव इनएक्टिव एंटीबॉडीज के लिए निजेरिया। और वापस अलाउइंग पॉइंट म्यूटेशन इन सरफेस एपिटोप्स रिजल्टिंग इन एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो वही एंटीजन का एक्सप्रेशन बदलते रहना और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। अब मेरे को दो चीज बताओ तुम, एंटीजेनिक शिफ्ट वर्सेस एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है? कमेंट में बताना ये चीज कि इसका क्या मतलब होता है। अच्छा सवाल है ये, ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर कौन सा हुआ? इसका आंसर ये वाला हुआ, दिस वन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Following are the statement which explain why patients with alpha-linked hyper IgM syndrome express normal genes for other antibody subtypes but fail to produce IgG, IgA and IgE। इसके बारे में पूछा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अल्फा लिंक्ड हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में ए, जी और ई इसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका पास में CD40। जो CD40 है, ये CD40 ये आपका बी सेल्स पे अगर काम ढंग से नहीं करता है तो बेसिकली यहाँ पे आपके एंटीबॉडीज की स्विचिंग नहीं हो पाती है।
और ये बिल्कुल थोड़ा अच्छा डिटेल्ड क्वेश्चन है, ऐसे आसान सवाल नहीं है कि डायरेक्टली ऊपर ऊपर से इम्यूनो पढ़ लिया तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्या CD40 जो है इसकी ये एक्सप्रेस करता है बी सेल पे, और अगर वो डिफेक्टिव रहेगा तो फिर वहां पे क्या होगा, आपके पास में डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे क्योंकि एंटीबॉडी की क्लास स्विचिंग नहीं हो पाएगी। तो ये तो सही बात है। CD40L मतलब CD40L का मतलब यहाँ पे लिगेंड है, मीडिएट बाइंडिंग ऑफ बी सेल टू टी सेल एंड सेंड को स्टिमुलेटरी सिग्नल टू दी बी सेल फॉर क्लास स्विचिंग। एग्जैक्टली ये बात भी बिल्कुल सही है, अभी जस्ट बताया ना CD40 और CD40L का। विदाउट CD40 ऑन मैक्रोफेजेस क्लास स्विचिंग डज नॉट अकर। ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका कि कुछ अलग अलग मैकेनिज्म भी हमारे पास में हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, CD40L मीडिएट बाइंडिंग ऑफ बी सेल टू मैक्रोफेजेस एंड सेंड को-स्टिमुलेटरी एक्टिवेट टू द फॉर क्लास स्विचिंग। यार ये तो कुछ और ही है, CD40L मीडिएट बाइंडिंग ऑफ बी सेल टू मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस पे बाइंडिंग थोड़ी है। CD40L जो है ये तो टी सेल से रिलेटेड है, मैक्रोफेजेस गलत हो गया यहाँ पे, तो ये आपका सही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, तो डी गलत हो जाता है, डी यहाँ से गलत हो गया, डी यहाँ से गलत हो गया, और यहाँ पे क्या है, सी जो है ये विदाउट CD40 और मैक्रोफेजेस, तो CD40 जो होती है वो मैक्रोफेजेस पे नहीं होती है, काय पे होती है, बी सेल्स पे होती है, तो यहाँ पे ये गलत हो गई। CD40 बी सेल पे और टी सेल पे आपकी CD40L, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी है। इन अ सी एलिगेंस, जो आपका पूरा पूरा अबॉर्ट प्रोसेस का डेवलपमेंट देखा गया था, इन सी एलिगेंस एक्टिवेशन ऑफ CED3 एंड CED4 प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर द अपोप्टोटिक पाथवे। मतलब ये क्या होगा, दोनों ये हो गए प्रो अपोप्टोटिक, अपोप्टोटिक पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये दोनों। इन एडिशन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द CD9, CD9 के अंदर अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है तो cause its protein to be made in cells that would normally die, resulting in survival of those cells। इसका क्या मतलब है कि ये आपका एंटी अपोप्टोटिक है, CD9 के साथ एंटी अपोप्टोटिक है, इतनी आसानी से मरने नहीं दे रहा। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा वाला जो अरेंजमेंट है वो सही बनाया है आपने, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपोप्टोसिस समझो। CD9 जो है वो एंटी है, तो CD9 जहाँ पे अरेंजमेंट में होगा वहां पे आपके पास में क्या होना चाहिए, अपोप्टोसिस का सेटअप होना चाहिए, ठीक है। अब जरा इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डायग्राम जो है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। CD9 जो है वो क्या है, हमारा एंटी अपोप्टोटिक है, तो CD9 का चालू होना अपोप्टोसिस को बंद करना चाहिए। देखो यहाँ पे CD9 का दिख रहा है, ये रहा, CD9 अपोप्टोसिस कर सकता है क्या, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे भी CD9 अपोप्टोसिस कर सकता है क्या, गलत हो गया। यहाँ पे देखो CD9 ने CD3 को चालू किया और उससे सर्वाइवल हुआ, लेकिन CD4 तो प्रो अपोप्टोटिक है, तो CD4 EGL1 को बंद कर रहा है क्या, अगर वो उसको बंद कर रहा है तो फिर ये बंद है, तो फिर ये जो है इसको चालू करने वाला ये भी बंद होना चाहिए, ये भी बंद होना चाहिए, और कोई सर्वाइवल नहीं होना चाहिए। इधर आ जाओ अब, EGL1 जो है ये एंटी अपोप्टोटिक है, इसको बोल जाएंगे नहीं भैया बंद नहीं कराएंगे। फिर CD9 जो है, CD9 पे इनिबिटरी इफेक्ट EGL1 का है, और उसके बाद में CD9 जो है वो CD4 पे इनिबिटरी इफेक्ट दे रहा है, और 4 और 3 मिलकर क्या कर रहे थे, प्रोपेप्टोटिक है, 4 बंद होगा तो 3 भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा, और इस बेसिस पे हमारे पास में जो पूरी कंप्लीट अरेंजमेंट होगी वो यही हो पाएगी कि EGL1 जो है वो CD9 को रोकता है, CD9 CD4 को रोकता है, CD4 CD3 को चालू करता है, और अगर ये CD3 और CD4 के बीच में कंप्लीट अरेंजमेंट होता है तो यहाँ पे अपोप्टोसिस पॉसिबल है, ठीक है। सो दैट इज हाउ योर थिंग्स टेक्स प्लेस। अपोप्टोसिस के एक एग्जांपल बता दो जरा आप फटाफट से, कहाँ कहाँ पे तुमको अपोप्टोसिस देखने को मिल सकता है, राइट इन द कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली कहानी क्या है भैया, साइक्लिक GMP is produced from GTP by an enzyme guanylate cyclase, सही बात है बात, which exists in the soluble and membrane bound forms, दोनों फॉर्म में मिलता है वो। Following statements are made related to signaling molecules that are associated with cyclic GMP signaling cascade। cyclic GMP से signaling cascade से रिलेटेड सवाल पूछा गया आपसे। पहला सवाल क्या दिया, आई मीन पहला स्टेटमेंट, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जिसको ANP बोलते हैं, ये नाइट्रियूरेसिस कॉज करता है, बिल्कुल करता है ये बात, और इसके अलावा डायूरेसिस जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे नाइट्रियूरेसिस डायूरेसिस से किया जा रहा है ताकि यहाँ से क्या करें हम लोग ब्लड वॉल्यूम को कम कर सकें, और ANP कब सिक्रीट होता है, जब ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाता है, तब उसको समझ में आता है कि अरे यार ये करना पड़ेगा कि न्यूट्रियूरेसिस या डायूरेसिस का सेटअप करना पड़ेगा, ऐसा ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ए जो है वो तो सही है, बी क्या दे रखा है, नाइट्रोग्लिसरीन कॉजेज स्मूथ मसल रिलैक्शन एंड वेसोडाइलेशन बाय इंटरेक्टिंग विद सॉल्युबल फॉर्म ऑफ गुआनिलेट साइक्लेज। तो यहाँ पे बेसिकली
अगर हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन की बात करें तो ये वेसो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये वेसो, आई थिंक इट शुड बी वेसो डायलेशन, या इट इज वेसो डायलेशन, वेसो डायलेशन, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बात। उसके अलावा अगर और बात करें अपन यहाँ पे, तो नाइट्रोप्रोसाइड कॉजेज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, नहीं वो नाइट्रोग्लिसरीन का काम है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे एट्रिल नाइट्रोल कॉजेज बाय इंटरेक्टिंग विद सॉल्युबल फॉर्म ऑफ गुआनाइलेट साइक्लेस, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है, यहाँ पे ये सॉल्युबल फॉर्म से नहीं होता है, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड से होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ये मेम्ब्रेन बाउंड, और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो नाइट्रोसोप्रोसाइड ये यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड से लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल हो किससे रहा है, सॉल्युबल बाउंड से। एक ही जगह से इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं अगर अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, कैलमैन सिंड्रोम पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आई होप ये समझ में आया होगा तुमको। इसमें कुछ भी ध्यान रखना था, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, वेसोडाइलेशन वगैरह करना है, तो मेम्ब्रेन बाउंड गुआनाइल साइक्लिस से चल रहा है, और यहाँ पे आपका सॉल्युबल फॉर्म से चल रहा है, या उल्टा कर दिया था मेम्ब्रेन और सॉल्युबल, और कुछ भी नहीं था इस सवाल में। ऑब्वियसली याद तो रखना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कैलमैन सिंड्रोम जनरली एग्जिबिट गोनेडल डिसफंक्शन इन मेल्स, मेल्स के अंदर होता है कैलमैन सिंड्रोम, व्हिच स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू इट। तो सीधा सीधा मैं तुमको डायरेक्टली समझा देता हूँ, फिर खुद से सवाल तो सॉल्व हो जाएगा। कैलमैन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, मेल हार्मोन्स वगैरह, या जो मेल एक्चुअल अरेंजमेंट होते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब जो आपके यहाँ पे बेसिकली जो छोटे किड्स होते हैं, जो एडोलसेंस में होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार हमारे जो कैरेक्टर्स है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वो। जो आपका ये OMG 2 आई थिंक मूवी का नाम था, उसमें पूरा का पूरा सेक्स एजुकेशन पे यही चीज समझेगी ना, कि कैसे वो बच्चे को उस तरीके से मॉनिटर करते थे कि भैया मतलब सब कुछ जो है वो मैस्टरबेशन और यही सब चीजें। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि कैलमैन सिंड्रोम जो है उसके अंदर क्या होता है, गोनेडल डिसफंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेजरली गोनेडल डिसफंक्शन होता है, सबसे पहला तो हाइपोगोनाडिज्म, उसको कंप्लीटली सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दे मोस्टली सफर फ्रॉम हाइपोगोनाडिज्म। और अगर हाइपोगोनाडिज्म है इसका मतलब क्या होगा, लोअर लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग गोनेडोट्रोपिन। ऑब्वियसली हाइपोगोनाडिज्म है तो लोअर लेवल होगा, तो बी एंड डी सही है। कैल्विन सिंड्रोम याद रखना है बात, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया, which one of the following statement is true with regard to drug metabolism? ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म से कौन सा रिलेटेड है। So the therapeutic window is simply the range of plasma drug concentration in which the drug has therapeutic benefits without causing extra safety risk ड्यू टू ड्रग टॉक्सिसिटी। तो बेसिकली ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। थेरापेटिक विंडो का मतलब एक सिर्फ यही होता है कि भैया आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका सेटअप देख लिया जाए, और उस सेटअप को इतना रखा जाए कि उसकी वजह से कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। दूसरा ये तो सही ऑप्शन है वैसे, बट बाकी एक बार और देख लेते हैं अपन। ईच इंडिविजुअल ड्रग मॉलिक्यूल इज मेटाबोलाइज्ड बाय द स्पेसिफिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, नहीं स्पेसिफिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम नहीं होता है हमारे पास, मेजरली साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज या इस तरह का सेटअप रहेगा। तो इस तरीके से वहां पे चेक करना है, ऐसे स्पेसिफिक चेक नहीं करना है। इसके अलावा जो अल्ट्रा फास्ट मेटाबोलाइजर है, तो बहुत तेजी से मेटाबोलाइज कर लेता है चीजों को, वो हमेशा भूखा ही रहेगा, हंगर। और बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज अ पर्सन हु मेटाबोलाइजेस द रेंज क्विकली बट दैट इज एट अ रिस्क ऑफ ड्रग ओवरडोज। क्या मतलब हुआ इसका, ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, देखो अगर वो बहुत तेजी से मेटाबोलाइज कर देगा पूरे ड्रग को, तो उसको ओवरडोज थोड़ी होगा, अंडरडोज होगा ना। और यहाँ पे पुअर मेटाबोलाइज जो है उसको अंडरडोज थोड़ी होगा, उसको ओवरडोज होगा ना। ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है। अगर बहुत लंबे समय तक ड्रग बॉडी में रहेगा तो वो ओवरडोज होके और अल्टीमेटली आपको क्या कर देगा, बीमार कर देगा, दैट्स द केस। तो यहाँ ओवरडोज नीचे होना चाहिए था, अंडरडोज ऊपर होना चाहिए था, बाकी पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है उसका गला बहुत दर्द कर रहा है, सही है। ठीक है, सो आज की कहानी यही खत्म कर रहा हूँ मैं, मतलब गला बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, और रात के तो ऑलमोस्ट 2 बज गई है, तो मेरे को नींद भी बहुत आ रही है, और वैसे रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही है, तो इसको 21, 22, 23 को एक साथ कवर कर लेंगे। 8 पेपर होंगे, और करीब करीब कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, कितने हो गए, 36 है ना, 36 है तो 121, 125, 124 तक है, हाँ ठीक है हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 80 के आसपास क्वेश्चन बचे, तो वी विल कवर इट आउट टुमारो। अभी की कहानी आज यहीं खत्म कर दें। थोड़ा ध्यान से कवर करो ना चीज़ों को। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, हम उस पर ऊपर कल डिस्कशन और कर लेंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें एक दूसरे से बता दूंगा।
मॉक टेस्ट ध्यान रखना 1 तारीख को है, अगर तुम उसमें एनरोल करना चाहते हो तो नीचे लिंक है, वहां से एनरोल कर सकते हो। फी अब 500 रहेगी, फी 1000 नहीं हो सकती है। आई मीन सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, फी 1000 ही रहेगी, फी 500 नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी जितने बच्चे एनरोल करना थे उसके हो चुके हैं। तो अब अगर आप चाहते हो कि उसमें एनरोल करना है तो फिर बच्चे आपको उसके लिए 1000 रुपीज पे करना रहेगा। सो आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं अगली वाली वीडियो के साथ में, और अब कॉन्स्टेंट वीडियोस पर काम करने की कोशिश करेंगे अपन, और अच्छे से फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। टेक केयर।